दोस्तों, हमारी खास बात क्या है, हम आपको बता देते हैं। पहली खास बात तो ये है कि हम और चैनलों की तरह फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते। और दूसरी खास बात ये है कि हम छोटी छोटी ऐसी ट्रिक बताते हैं जिससे आपको प्रश्नों को लंबे समय तक याद रखने में आसानी होती है। दोस्तों, ये वीडियो होगी 2011 से लेकर के 2022 तक पूछे गए हिंदी के रीट के अंदर जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी पर चर्चा करेंगे। पहला है दोस्तों, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। दोस्तों, आज के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि इन तीनों में से कौन सा सही जवाब लगाएं। दोस्तों, कवि शब्द है पुरुष, और पुरुष की शादी किससे होती है? महिला से। जब उसकी शादी महिला से होती है दोस्तों, तो वो क्या करता है, उसके ऊपर जितना भी भार होता है वो अपना भार किसको दे देता है? स्त्री को। यहाँ कवि के ऊपर किस चीज का भार है दोस्तों? बी की मात्रा का। तो कवि क्या करेगा? अपनी मात्रा को उठाकर किसे दे देगा? स्त्री को। अब आप देख लीजिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अपनी मात्रा का भार उसने स्त्री को दे दिया। यानी आप इससे अब कभी नहीं भूलोगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, विद्यालय शब्द में है। ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपको जब भी शब्द के बीच में बड़ी मात्रा दिखाई दे, जैसे बड़े आ की, बड़े ऊ की, या बड़ी ई की, दोस्तों जैसे कोई भी बड़ी मात्रा हो, आप उसका सही जवाब हमेशा स्वर संधि लगा दीजिए। स्वर संधि के अंदर शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आती है। इसके अंदर है दीर्घ स्वर संधि। अगला प्रश्न है, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। ऑप्शन है पाधन वन, पवधन अन, पौधन अन, पौधन अन। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पौधन अन। दोस्तों, एक बात याद रख लीजिए, अगर एक मात्रा है तो शब्द बिना मात्रा के आएगा, और अगर दो मात्रा हैं तो शब्द में वो आ जाएगा, इसका हो जाएगा पावन। दोस्तों, पवन शब्द के अंदर है अयादि संधि। अयादि संधि का उदाहरण है पवन। दोस्तों, अगर शब्द में एक भी मात्रा नहीं है तो वहाँ ज़्यादातर अयादि संधि होती है। अगला प्रश्न है, हिंदी में वचन होते हैं एक, दो, तीन, अनगिनत। दोस्तों, हिंदी के अंदर दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अगला प्रश्न है, आगरा शब्द का बहुवचन होगा। आगरे, आगरों, आगरे, या इनमें से बहुवचन नहीं होगा। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। आगरा शब्द का कोई बहुवचन नहीं होता है, क्योंकि आगरा शब्द पहले से ही बहुवचन और एक वचन दोनों में यही प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें कहा जाता है पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द, पदबंध। दोस्तों, जिनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी कहते हैं, और अगर परिवर्तन हो जाता तो विकारी शब्द। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द तद्भव, तत्सम, देशज। दोस्तों, ये कहलाते हैं तत्सम शब्द। दोस्तों, और अगर परिवर्तन के साथ प्रयुक्त हों तो तद्भव। अगला प्रश्न है, जब किसी समास में दो शब्द प्रधान हो तो उसको कहते हैं द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास, तत्पुरुष समास। दोस्तों, जिस भी गांव में दो प्रधान होते हैं या जिस भी घर में दो प्रधान होते हैं उनके बीच हमेशा द्वंद्व होता है। दोस्तों, यहाँ भी द्वंद्व होगा। द्वंद्व की पहचान है बीच में योजक चिन्ह होगा। दोस्तों, योजक चिन्ह के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम होंगे। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द है। दोस्तों, इनमें से कौन सा उज्ज्वल शुद्ध लिखा हुआ है आपको बताना है। दोस्तों, शुद्ध करने के लिए दो जा देख लीजिए, यानी जिस भी शब्द में दो जा आधे आएंगे वो सबसे शुद्ध होगा। आप इसको याद रख लीजिए। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, अनरक्त का विलोम शब्द है। पहला है आरक्त,
विरक्त, निरक्त, आसक्त। दोस्तों, अनुरक्त का विलोम होता है विरक्त। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द तत्सम हैं? दोस्तों, जो संस्कृत के शब्द जैसे हैं वही प्रयोग हुए हो हिंदी में। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, धृत, घोड़ा, कारीगर। दोस्तों, घोड़ा हिंदी का शब्द है। ओष्ठ, किताब, रानी, चाकू। दोस्तों, हिंदी का शब्द है। निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। शर्करा, पवन, ज्येष्ठ और अग्नि ये सभी शब्द संस्कृत के हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? पहला है कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। दोस्तों, कुशल के अंदर कु उपसर्ग नहीं है। इसके अंदर कु और रूप है, इसके अंदर कु और कर्म है, इसके अंदर कु और चाल है। दोस्तों, सल अलग से नहीं होता, ये पूरा है कुशल। अगला प्रश्न है, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? दोस्तों, पुजारिन में इनका हुआ है, कठिन में हुआ है, चिन्ह में हुआ है या मीन में हुआ है? दोस्तों, पुजारिन के अंदर हुआ है इन शब्द का। पुजारी धन इन होता है पुजारिन। अगला प्रश्न है, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास। दोस्तों, द्वंद्व होता है जिसमें लड़ाई होती है एक दूसरे के विपरीत, और संख्यावाची होता है द्विगु समास। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? दोस्तों, द्विगु में द्वे दे रखा है, यानी इसका अर्थ होता है दो। अब आप देख लीजिए, यहाँ भी दो दे रखा है, लेकिन आपको इसका पता है द्वंद्व कहाँ होता है, और एक बचा द्वय वाला, यानी द्विगु समास संख्यावाची। अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास है दोस्तों लंबोदर में, नलकूप में, नर नारी में, शरणागत में। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन सी है, नर और नारी। दोस्तों, मुझे आज तक समझ नहीं आया नर नारी के विपरीत कैसे हुआ। ये हमेशा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। कुछ चीज़ें हिंदी में कुछ अलग ही हैं। अगला प्रश्न है, नगर में रहने वाले को कहा जाता है? पहला है शहरी, नागर, नगरवधु, नौकर। दोस्तों, नगर में रहने वाले को कहा जाता है नागर। अगला प्रश्न है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। पहला है शैशव में, लोहा में, लकड़ी में, पुस्तक में। दोस्तों, शैशव में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? दोस्तों, मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है। दूसरा है, राम घर पर सो रहा है। तीसरा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए। चौथा है, निसार खेलता है। दोस्तों, आपको संप्रदान का सीधा सीधा कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आपको संप्रदान का हमेशा, अगर कोई किसी को वस्तु दे रहा हो, वहाँ हमेशा संप्रदान कारक होगा। राजा ने निर्धन को कंबल दिए, वैसे दोस्तों कर्ता ने कर्म के लिए को आता है, लेकिन संप्रदान के लिए नहीं दोस्तों। संप्रदान की वैसे विभक्ति के लिए होती है, लेकिन दोस्तों यहाँ आपको किसी भी ऑप्शन में के लिए नहीं दिखाई देगा। संप्रदान हमेशा किसी को देने के भाव में आएगा। राजा ने निर्धन को कंबल दिए, इसीलिए यहाँ दान की स्थिति बन रही है, जैसे भिखारी को किसी ने खाना दिया। अगला प्रश्न है, वह स्वतः ही जान जाएगा मैं वह सर्वनाम है। दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों, वो है यह, ये सभी शब्द होते हैं निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? पहला है दोस्तों, रस्सी जल गई। दूसरा है, सीता पढ़ रही है। तीसरा है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो। चौथा है, बच्चा सो रहा है। दोस्तों, संयुक्त क्रिया यानी दो क्रियाएं, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, पढ़ने और आया। अगला प्रश्न है, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? पहला है, जो छोटे हों। दूसरा है, जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए। तीसरा है, जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हों। चौथा है, जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो।
दोस्तों वाक्य में उद्देश्य होता है कर्ता और विधेय होता है दोस्तों उसके द्वारा किया गया कार्य। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, मोहन बाजार जा रहा है। इस वाक्य में उद्देश्य है। पहला है मोहन, खरीदारी, घूमना, बाजार। दोस्तों उद्देश्य यानी कर्ता हमने आपको बताया था, इसमें कर्ता है मोहन और वो बाजार जा रहा है होगा विधेय। अगला प्रश्न है, निम्न में से मिश्र वाक्य है। पहला है वर्षा हो रही है। दूसरा है मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है। तीसरा है सुधीर पढ़ता है। चौथा है मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। दोस्तों मिश्र वाक्य जुड़ता है की से और से जुड़ता है संयुक्त वाक्य। आप इन दोनों में अंतर समझ लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। अगला प्रश्न है, किसी के कथन को उद्धत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों विस्मयवाचक, अवतरण या उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, निर्देश चिन्ह। दोस्तों ये किया जाता है उद्धरण चिन्ह। दोस्तों उद्धरण चिन्ह होता है इस तरह का, और विस्मयबोधक आप जानते हैं नीचे पॉइंट लगा होता है। प्रश्नवाचक तो अच्छे से जानते हैं, और योजक का होता है डैश। अगला प्रश्न है, सही विराम चिन्हों वाला कारक है। पहला है जो पत्र आज आया कहाँ है। दूसरा है जो पत्र आया जो पत्र आज आया है कहाँ है। जो पत्र आज आया है कहाँ है, या जो पत्र आज आया है कहाँ है। दोस्तों यहाँ कॉमा लगा हुआ है और यहाँ प्रश्नवाचक है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा। पहला है मैं सातवें आसमान पर पहुंच गया। मैं आग बबूला हो गया। मैंने आसमान सिर पर उठा लिया। मेरे प्राण सूख गए। दोस्तों शेर को देख के सबके प्राण सूख जाएंगे। अगला प्रश्न है, सही मुहावरा है नेत्रों में मिट्टी डालना, आँखों में रेत फेंकना, आँखों में धूल झोंकना, आँखों में कचरा डालना। दोस्तों आँखों में धूल झोंकना सही मुहावरा है, किसी को धोखा देना। अगला प्रश्न है, हाथ ना आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ है। पहला है पकड़ में ना आना। दूसरा है बहुत बड़ा होना। तीसरा है हाथों का व्यायाम करना। चौथा है हाथ फैलाना। दोस्तों एक बात जान लीजिए मुहावरों के बारे में, मुहावरों के अंदर जो शब्द दे रखे हैं, अगर वो शब्द सीधे सीधे किसी ऑप्शन में दे रखे हों तो वो उसका कभी भी सही जवाब नहीं होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पकड़ में ना आना। अगला प्रश्न है, सिर फिर जाना का अभिप्राय है। पहला है चक्कर आ जाना। दूसरा है अहंकारी हो जाना। दोस्तों यहाँ देख लीजिए सिर है, यानी ये इसका सही जवाब नहीं होगा। पीछे मुड़कर देखने लगना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अहंकारी हो जाना। अगला प्रश्न है, दोस्तों इससे पहले कि हम 2012 के प्रश्नों की प्रैक्टिस करें, आपको हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम आपको एक बात बता देते हैं, रीट के अंदर आपको कभी भी गद्यांश जो भी दे रखे हैं वो नहीं पढ़ने हैं। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा। दोस्तों हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इस गद्यांश को पढ़ा तो आप फालतू का समय बर्बाद कराएंगे पेपर में। दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि हम आपको प्रश्न के माध्यम से समझा देते हैं। जितने भी प्रश्न इस पर आधारित पूछे जाते हैं, इसको पढ़कर आप एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दे सकते हैं। अगर यकीन नहीं है तो चलिए आपको पहला प्रश्न दिखा देते हैं। पर मुखापेक्षिता का अर्थ है दोस्तों दूसरों से आशा रखना। दूसरा है पराया मुख अच्छा लगना। तीसरा है पराये मुख की अपेक्षा करना। तीसरा है ईश्वर का मुख। दोस्तों यहाँ देख लीजिए, इसका वैसे सही जवाब ऑप्शन ए है, दूसरों से आशा रखना। दोस्तों गद्यांश में यहाँ दे रखा है पर मुखापेक्षिता। दोस्तों इसके आसपास कहीं भी नहीं दे रखा होगा दूसरों से आशा रखना। दोस्तों आप खुद देख लीजिए,
इसके अंदर आपको वैसे ही इसका सही जवाब पता होना चाहिए। जैसे दूसरा प्रश्न देख लीजिए, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? दोस्तों, ईश्वर का मुख, सेवा, प्रयोग, हिंदी। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, प्रयोग एक पुल्लिंग शब्द है। दोस्तों, इसके अंदर ये तीनों शब्द दे रखे होंगे चारों। क्या किसी के बारे में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग नहीं दे रखा होगा? ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। दोस्तों, आशय, धन, मतलब, अभिप्राय। दोस्तों, इसका आशय धन नहीं होता है। आपको पता है अर्थ का आशय आशय होता है, मतलब होता है और अभिप्राय होता है। अर्थ का मतलब धन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कौन शब्द एक वचन है? पहला है दोस्तों विचारों, भाषाओं, अक्षय, मनुष्यों। दोस्तों, इसका सी सही जवाब है, अक्षय। अगला प्रश्न देख लीजिए, दोस्तों कीमत की बहुवचन है। कीमती, कीमतों, कीमतें या किस्मत, किम्मत। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, कीमतों। अगला प्रश्न देख लीजिए, माध्यम का बहुवचन है। दोस्तों, मध्यमा, मध्यम, माध्यमिक या माध्यमों। दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। दोस्तों, आपने चारों पांच प्रश्न देख लिए। क्या एक भी प्रश्न आप इस गद्यांश को पढ़कर किसी का सही जवाब दे सकते थे? बिल्कुल भी किसी का सही जवाब नहीं दे सकते। इसीलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको पेपर के अंदर गद्यांश को नहीं पढ़ना, डायरेक्ट प्रश्नों को हल करना है। दोस्तों, अक्षय निधि का अर्थ है, पहला है बिना क्षय रोग, कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति या किसी का नाम, रोग रहित निधि। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अक्षय निधि होती है कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति। अगला है दोस्तों, ये भी गद्यांश पर आधारित प्रश्न है, हम इनको भी नहीं पढ़ेंगे। अगर पढ़ेंगे तो फालतू का समय बर्बाद होगा। निम्न में से तत्सम शब्द है, पहला है जमीन, शून्य, खुद, मजबूत। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शून्य। शून्य दोस्तों, संस्कृत में भी शून्य प्रयोग होता है और हिंदी में भी शून्य। अगर शून्य का तद्भव पूछा जाता है तो शून्य होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में विदेशी शब्द है। दोस्तों, पेड़, खाड़, तालाब, खुद। दोस्तों, विदेशी शब्द इसके अंदर दो दे रखे थे, खाड़ और खुद। आयोग ने इन दोनों में से किसी एक पर जिसने भी टिक किया था उसको 1 नंबर दिया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, जमीन का पर्यायवाची नहीं है। पहला है दोस्तों पृथ्वी, धरती, विटप, धरणी। दोस्तों, पृथ्वी, धरती और धरणी ये तीनों जमीन के पर्यायवाची होते हैं। विटप दोस्तों बोलते हैं पेड़ की शाखा या डाली को। दोस्तों, इसका जो पर्यायवाची होगा वो होगा डाली का। अगला प्रश्न है, जीवित का विलोम है। दोस्तों, अजीवंत, अस्थिर, अजीवित, मृत। दोस्तों, जीवित का होगा मृत। अगला प्रश्न है, कौन शब्द प्रत्यय नहीं है? दोस्तों, कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? पहला है लोगों में, पशुओं में, सदस्यों में या पीढ़ी में। दोस्तों, पीढ़ी के अंदर कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ। अगला प्रश्न है, मिलजुल समास का विग्रह है। पहला है दोस्तों मिल से जुल, मेलजोल, मिल और जुल या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, मिलजुल का होगा मिल और जुल। अगला प्रश्न है, निम्न में से अव्यय है। पहला है समाज, खंड, एक, व्यवस्था। दोस्तों, अव्यय होते हैं दो शब्दों को जोड़ने वाले। इसका सही जवाब है एक। अगला प्रश्न है, श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? दोस्तों, इसे बोलते हैं आम भाषा में इमला, यानी टीचर पढ़ पढ़ कर बोलती है किताब में से और बच्चे लिखते हैं। श्रुत का मतलब होता है सुनना और लेख का मतलब होता है लिखना। इससे किसका विकास होगा? श्रवण और लेखन का, वाचन और श्रवण का, श्रवण और वाचन का, लेखन और वाचन का। दोस्तों, इसमें बच्चे बिल्कुल भी नहीं बोलते हैं,
इसमें विकास होगा सुनने का और लिखने का। अगला प्रश्न है, कौन सा अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? पहला है दोस्तों लेखन की असावधानी, दूसरा है जलवायु, तीसरा है अशुद्ध उच्चारण, चौथा है व्याकरण का कम ज्ञान। दोस्तों अशुद्ध वर्तनी का जलवायु कारण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, अच्छी परीक्षा में आवश्यकता होती है? दोस्तों विश्वसनीयता की, वस्तुनिष्ठता की, विभेदीकरण की, इनमें से सभी की। डी इसका सही जवाब है दोस्तों। मूल्यांकन का उपयोगी है। पहला है दोस्तों विद्यार्थी की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थी के आचरण जानने में, इनमें से सभी। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। मूल्यांकन होता है बच्चे की प्रगति के बारे में जानने के लिए। अगला प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? पहला है दोस्तों निदानात्मक परीक्षण, माँ बाप से शिकायत, उपचारात्मक शिक्षण, उसे दंड देंगे। दोस्तों शिकायत और दंड ये दोनों हमेशा नकारात्मक होते हैं। आपको इसके लिए इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ना तो आप बच्चों को कभी दंड देंगे और ना ही उनकी शिकायत करेंगे। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण करेंगे। अगला प्रश्न है, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, इस वाक्य में विधेय है। दोस्तों 2011 के पेपर में हमने आपको बताया था उद्देश्य होता है कर्ता और विधेय होता है उसके द्वारा किया गया कार्य। मेरा मित्र राकेश दोस्तों ये हो गया कर्ता यानी उद्देश्य, और बाकी जो बचा वो हो गया विधेय। दोस्तों आप देख लीजिए वाक्य के दो भेद होते हैं यानी दो अंग होते हैं, विधेय और उद्देश्य। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, बहुत अच्छा चित्रकार है। ये तो दोस्तों इसका विधेय हो गया। अगर उद्देश्य पूछता तो इसका उद्देश्य हो जाता मेरा मित्र राकेश। अगला प्रश्न है, सलमा घर जाती है वाक्य है दोस्तों सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। दोस्तों ये बिल्कुल सरल वाक्य है। अगला प्रश्न है, लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश है। दोस्तों लंका का राजा रावण के बारे में बताना है। पहला ऑप्शन है विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है या सर्वनाम पदबंध है। दोस्तों यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। इसका जो सही जवाब है दोस्तों ये संज्ञा पदबंध है, क्योंकि नाम संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, पारा उतरना मुहावरे का अर्थ है। दोस्तों तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना, सर्दी पड़ना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, क्रोध कम होना। अगला प्रश्न है, आंख फेर लेना का अर्थ है। दोस्तों दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना, नाराज हो जाना। दोस्तों इसका सही जवाब है उदासीन हो जाना। अगला प्रश्न है, कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है। दोस्तों कोयला शब्द आ गया। हमने आपको बताया था कि जब भी इनमें से कोई शब्द सीधा सीधा दे रखा हो वो उसका सही जवाब नहीं होगा। यहाँ दलाली शब्द दे रखा है और दोस्तों यहाँ कोयला, यानी ये तीनों ऑप्शन इसका सही जवाब नहीं हो सकते। ये देख लीजिए खराब काम का परिणाम भी खराब ही होना है, एक भी शब्द इसके अंदर से नहीं आया इसके अंदर। दोस्तों आप देख लीजिए आपको पता चल गया होगा इसका सही जवाब। भाषा है दोस्तों अर्जित संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है, उत्तराधिकार में प्रयास संपत्ति है। दोस्तों यहाँ प्राप्त होगा, और सहजात योग्यता है। दोस्तों भाषा है अर्जित संपत्ति, भाषा बच्चे खुद के द्वारा सीखते हैं यानी खुद अर्जित करते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय है। पहला है आगमन विधि का प्रयोग, दूसरा है तकनीकी का प्रयोग, तीसरा है सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, चौथा है अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। दोस्तों बहुमुखी प्रयास का मतलब होता है सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। अगला प्रश्न है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है। शिशु स्तर पर,
प्रारंभिक स्तर पर, उच्च स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। प्रारंभिक स्तर पर, शिशु स्तर पर भी अनुकरण विधि मानी जाती है, लेकिन हमें क्लास की बात कर रहे हैं तो प्रारंभिक स्तर पर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक है? पहला है भाषण की, दूसरा प्रश्नोत्तर की, तीसरा साक्षात्कार की, चौथा अवलोकन की। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रश्नोत्तर की भूमिका सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न है, भाषा कौशलों की संख्या है। दोस्तों 5 भाषा कौशल होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 10 होते हैं? दोस्तों भाषा कौशल होते हैं 4। पहला भाषा कौशल होता है सुनना, और दूसरा है बोलना, तीसरा भाषा कौशल है दोस्तों पढ़ना, और चौथा भाषा कौशल है दोस्तों लिखना यानी लेखन। ये 4 भाषा कौशल होते हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं अगले वर्ष की प्रैक्टिस पर। लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। दोस्तों अभिव्यक्ति का मतलब होता है अपनी बात दूसरों से कहना, और ये कह रहा है कि अपनी बात लिखकर आप इनमें से किस तरीके से नहीं देख सकते हैं। पहला है पत्र लेखन, दूसरा है निबंध लेखन, तीसरा है वाद विवाद, चौथा है नाटक लेखन। दोस्तों यहाँ आपको सब में लेखन दिखाई दे रहा है, लेकिन सी में लेखन नहीं है, यानी वाद विवाद में आप अपनी बात किसी से लिखकर नहीं बल्कि बोलकर कहते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। पहला है अक्षर सिखाना, दूसरा है 12 कड़ी सिखाना, तीसरा है लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। दोस्तों उनके अंदर लिखने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी तो वो खुद पर खुद सीख जाएंगे। अगला प्रश्न है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता। दोस्तों प्रिंट मीडिया का मतलब होता है छपी हुई चीज़ें। पहला है समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय पत्रिकाएं। दोस्तों पाठ्य पुस्तकों को हम मीडिया के अंदर शामिल नहीं करते हैं। समाचार पत्र मीडिया होता है, पत्रिकाएं होता है, और ये भी पत्रिकाएं ही है। अगला प्रश्न है, SIT क्या है? पहला है टीवी चैनल, दूसरा उपग्रह अनुदेशनात्मक दूरदर्शन प्रयोग, तीसरा दोनों या उक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, ये एक उपग्रह है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण है। पहला है रटाई से मुक्ति, दूसरा पाठ्यक्रम व्याप्ति, तीसरा निष्पक्ष मूल्यांकन, विद्यार्थी का हित। दोस्तों वस्तुनिष्ठ में निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। आप वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ऐसा नहीं कर सकते कि आपने किसी बच्चे को 5 दे दिए या किसी बच्ची को 2.5 दे दिए, 1 नंबर का है या 2 नंबर का। आपको बिल्कुल निष्पक्ष मूल्यांकन करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? दोस्तों वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, लघुत्तरात्मक। दोस्तों निबंध के अंदर बच्चा अभिव्यक्ति यानी अपना कुछ भी बोल सकता है और लिख सकता है। अगला प्रश्न है, किसने मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया? मॉरिसन ने, हर्बर्ट ने या ब्लूम ने, क्रैथ बाला ने? दोस्तों ये किया था ब्लूम ने। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण द्वारा अध्यापकों की कमियों का उपचार करते हैं। दूसरा है छात्रों के घायल होने पर उपचार करते हैं। तीसरा है छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों पेडागोजी के अंदर आप एक चीज़ जान लीजिए, अगर कोई ऑप्शन बाकी 3 ऑप्शनों से बहुत ही अधिक बड़ा है तो 99.99% उसके सही जवाब होने के चांस होते हैं। इसका भी सही जवाब ऑप्शन सी है, छात्रों की कमजोरियों का निदान कर उसे दूर करने हेतु शिक्षण करते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में? दोस्तों ये प्रारंभिक कक्षाओं में ही करना चाहिए। अगला है, दोस्तों हमने आपको पहले भी बता दिया कि हम गद्यांश नहीं पढ़ेंगे,
पहला प्रश्न देख लीजिए। वह शब्द बताइए जिसमें संधि और प्रत्यय दोनों हैं। पहला है रंगीनियों, ध्वंस, अवशेषों, अधीरता या संप्रदायवाद। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ध्वंस अवशेषों के अंदर प्रत्यय और संधि दोनों हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दोस्तों घात प्रतिघात, भारतवासियों, कर्मयोगी, आत्मनिर्भर। दोस्तों इसके अंदर समास भी है और प्रति उपसर्ग भी है। अगला प्रश्न है, वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। मानवीय, मानवता, अधीर, विखंडित। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। यहाँ दोनों चीजें हुई हैं, प्रत्यय और उपसर्ग। दोस्तों इत और बी। अगला प्रश्न है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। दोस्तों लोम हर्षक, आत्मनिर्भरता, देशवासियों, सर्वाधिक। दोस्तों कर्म तत्पुरुष होता है लोम हर्षक के अंदर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। पहला है स्वतंत्रता, दूसरा झोंपड़ियों, तीसरा श्रद्धा, चौथा आजादी। दोस्तों तत्सम शब्द है श्रद्धा। अगला प्रश्न है, दोस्तों यहाँ भी गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। दोस्तों आपने देख लिए चारों पांचों प्रश्नों में आपको गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यहाँ भी देख लीजिए, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। पहला है शाम, रात, केवला, आंखें। दोस्तों केवला शब्द में स्त्रीलिंग नहीं है। अगला है, कुसुम शाम को घर गई। इस वाक्य में कौन सा काल है। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। दोस्तों इसके अंदर है सामान्य भूतकाल। अगला प्रश्न है, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है। पहला है घी, गीत, घर, सखी। दोस्तों घी का बहुवचन नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द का लिंग नहीं बदला जाता। चाचा, छात्र, साइकिल, मामा। दोस्तों साइकिल का कोई लिंग नहीं बदल सकता है। इनमें से कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। दर्शन, मन, पराठा, सितार। दोस्तों दर्शन हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे यह वाक्य है। पहला है संकेतवाचक, विधानवाचक, इच्छावाचक, विस्मयवाचक। दोस्तों ये इच्छावाचक वाक्य है। अगला प्रश्न है, मेरा छोटा भाई प्रशांत धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है। इस वाक्य में विधेय का विस्तार है। दोस्तों विधेय यानी आपको पता चल गया होगा कर्ता के द्वारा किया गया कार्य। पहला ऑप्शन है छोटा भाई धार्मिक पुस्तकें अधिक, मेरा भाई प्रशांत पढ़ता है। दोस्तों मेरा छोटा भाई प्रशांत ये तो इसका कर्ता हो गया। दोस्तों कर्ता का मतलब होता है उद्देश्य और बाकी का बचा धार्मिक पुस्तकें अधिक। दोस्तों ये विधेय का विस्तार है। अगला प्रश्न है, संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है। पहला है दोस्तों सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, संयुक्त वाक्य। दोस्तों ये तीनों इसके प्रकार होते हैं, आज्ञार्थक वाक्य इसका प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, सुदामा के तंदूल का अर्थ है गरीबों में जीना, गरीबियों में भी तंदूल का शौक रखना। दोस्तों तंदूल तंदूल यानी ये तो हो ही नहीं सकता। सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट, बढ़ चढ़कर बातें करना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। अगला प्रश्न है, खरी मंजूरी चोखा काम का अर्थ है। पहला है दोस्तों लोग मजदूरी की परवाह करते हैं पर काम की नहीं। दोस्तों दूसरा है पूरी मजूरी देने पर अच्छा काम होता है। तीसरा है साधारण काम के अधिक पैसे मांगना, बिना काम के दौलत चाहना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा शिक्षण की विधि है। पहला है अनुकरण विधि, आगमन निगमन विधि, भाषा प्रयोगशाला विधि, उपरोक्त सभी।
दोस्तों सभी विधियां होती हैं हिंदी के अंदर। अगला प्रश्न है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य है। पहला है छात्र को घर पर व्यस्त रखना। दोस्तों व्यस्त रखने वाली चीज़ें नकारात्मक होती हैं। पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, सुलेख की योग्यता का विकास करना, संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। दोस्तों पाठ को दोहराने के अवसर देना। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के उपागम हैं। पहला है पाठ संसर्ग उपागम, रचना शिक्षण उपागम, उक्त ये भी दोनों, उक्त में से कोई नहीं। दोस्तों दोनों इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय है। पहला है शब्दकोश का उपयोग, छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ाना, शिक्षक द्वारा अच्छे व नए शब्दों का प्रयोग करना, उक्त सभी। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, उक्त सभी। यानी ये तीनों चीजें बिल्कुल सही हैं शब्द भंडारण के लिए। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के रूपों की संख्या है। 5, 2, 7, 3। दोस्तों ये संख्या 2 होती है। ये होती है प्रयोग विधि, दूसरी होती है सह सह संबंध विधि। दोस्तों ये दोनों विधियां आगमन की होती हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है। पहला है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही, कोई नहीं। दोस्तों दोनों में ही किया जाता है, कक्षा के बाहर और अंदर दोनों। अगला प्रश्न है, दोस्तों ये प्रश्न है 2017 के पेपर के। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चलिए वीडियो को लाइक तो कर ही दीजिए। दोस्तों आप अब तक वीडियो में बने हुए हैं तो आप दोस्तों सीरियस बच्चे हैं, आपको अब तो वीडियो को लाइक करना ही चाहिए। पहला प्रश्न है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाक्य का प्रकार है संदेहवाचक, विस्मयादिबोधक वाक्य या संकेतार्थक प्रश्नवाचक। दोस्तों जब भी आपको इस तरह का चिन्ह दिखाई दे वो हमेशा विस्मयाबोधी वादक होता है। अगला प्रश्न है, फल को खूब पका होना चाहिए, वाक्य में अशुद्धि है। पहला है वचन संबंधी, दूसरा पदक्रम संबंधी, तीसरा कारक संबंधी, चौथा लिंग संबंधी। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है, कारक संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ को दे रखा है और दोस्तों को जो चिन्ह आता है वो आता है कर्म के लिए, लेकिन इसके अंदर कर्म है ही नहीं, तब इसका सही जवाब होगा फल खूब पका होना चाहिए। दोस्तों क्योंकि इस वाक्य में कर्म नहीं है तो को का प्रयोग हम नहीं कर सकते। इसका जो शुद्ध रूप होगा वो होगा फल को, फल की जगह से को की जगह होगा फल खूब पका होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्यों में से सही विकल्प को चुनिए। पहला है राम जो अपनी अकल का दुश्मन है, दूसरा है उसकी मेहनत पर पानी गिर गया। दोस्तों पानी गिर गया नहीं होता, वह अपनी माँ की आंख का चांद नहीं होता। दोस्तों मेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। दोस्तों दम नहीं आता, इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, राम तो अपनी अकल का दुश्मन है, ये बिल्कुल सही मुहावरा है। अगला प्रश्न है, संयोजक शब्द से जुड़े हुए एक से अधिक साधारण वाक्यों से बनने वाला वाक्य कहलाता है। दोस्तों मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, आश्रित उपवाक्य या प्रधान वाक्य। दोस्तों ये कहलाता है संयुक्त वाक्य, संयोजक यानी और वाले शब्द। अगला प्रश्न है, अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ है। पहला है अयोग्य प्रशासन, दूसरा है अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर अधिक इतराता है, बुद्धिहीन किंतु संपन्न, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को सफलता प्राप्ति। दोस्तों चौथा इसका बिल्कुल सही जवाब है, बिना किसी परिश्रम के उसको सफलता की प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला प्रश्न है, संश्लेषण विधि में सिखाने की प्रक्रिया है। दोस्तों संश्लेषण विधि के अंदर सिखाते हैं वर्ण शब्द और वाक्य, वाक्य शब्द और वर्ण, शब्द वर्ण और वाक्य, शब्द वर्ण और वाक्य। दोस्तों इसका सही जो जवाब है वो है ऑप्शन पहला, सबसे पहले वर्ण सिखाते हैं फिर शब्द उसके बाद वाक्य।
दोस्तों आप लोगों ने सीखा भी होगा, पहले चा सिखाया जाता है, फिर ला सिखाया जाता है, फिर दोनों को मिला के चल सिखाया जाता है, फिर उसके बाद सिखाया जाता है राम घर चल। अगला प्रश्न है, गद्य शिक्षण में शब्दार्थ स्पष्ट करने की विधि है। पहला है प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्यान विधि, उद्बोधन विधि या खंडान्वय विधि। दोस्तों शब्दार्थ के लिए होती है उद्बोधन विधि। अगला प्रश्न है, श्रुत लेख में रेप संबंधी अभ्यास नहीं है। पहला है कर्म, कबूतर, धर्म, प्रकाश। दोस्तों कबूतर के अंदर कोई भी रेफ नहीं लगी हुई है, कर्म के अंदर रेफ लगी हुई है और प्रकाश के अंदर। दोस्तों रेफ 4 प्रकार की होती है, यहाँ आपको कर्म के अंदर दिखाई दे रही है, धर्म के अंदर, और ये वाली तो आपको प्रकाश के अंदर दिखाई दे रही होगी। एक और होती है दोस्तों वृक्ष के अंदर जो लगी होती है, यानी शब्द में नीचे जो लगी होती है, और एक होती है स्रवाली। दोस्तों ये वाली रेफ 4 प्रकार की रेफ होती है। अगला प्रश्न है, लिखना सिखाने से पूर्व बालकों को चित्रकला सिखानी चाहिए क्योंकि अक्षर भी चित्र ही हैं। इस मत का समर्थन किया है दोस्तों महात्मा गांधी ने, अरविंदो घोष ने, विवेकानंद ने या विनोबा भावे ने। दोस्तों ये किया था महात्मा गांधी ने। दोस्तों महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा दी थी। अगला प्रश्न है, हर्वट उपागम के पद हैं। पहला है 3 पद, 5 पद, 8 पद, 9 पद। दोस्तों इसके 5 पद होते हैं। पहला पद होता है प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना इसका पहला पद है, और दूसरा पद है इसका प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण इसका दूसरा पद है दोस्तों, प्रस्तुतिकरण दूसरा हो गया। तीसरा पद है दोस्तों इसका संगठन, संगठन, और चौथा पद है तुलना, और पांचवा पद है दोस्तों इसका मूल्यांकन। मूल्यांकन इसका पांचवा पद है। आपको याद रखना है दोस्तों, पहला पद प्रस्तावना और आखिरी पद मूल्यांकन। आपको ये दोनों पद अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि दोस्तों ये क्रम में भी पूछता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण में इकाई का संप्रत्यय किसकी देन है। पहला है ब्लूम की, जॉन डीवी की, मॉरिसन की या हर्बर्ट की। दोस्तों संप्रत्यय दिया था मॉरिसन ने। अगला प्रश्न है, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्ति रूप है। दोस्तों सुनना, पढ़ना, उच्चारित और लिखना। दोस्तों लिखना इसका अभिव्यक्ति का लिखित रूप है। अगला प्रश्न है, दोस्तों ढाका उच्चारण स्थान है। आज के बाद आप कभी भी उच्चारण स्थान नहीं भूलोगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं दोस्तों, क्योंकि हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप कभी भी उच्चारण स्थान नहीं भूलोगे। दोस्तों कचट तप ये क्रम तो सबको याद ही होता है। अब हम आपको ट्रिक बता देते हैं। एक लड़का शादी में बाइक मांगता है, KTM दो। के से हो गया दोस्तों कंठ, और के टी से हो गया दोस्तों तालु, एम से हो गया मूर्धा, डी से हो गया दंत, और दोस्तों ओ से हो गया ओष्ठ। अब आप देख लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा, क्योंकि ढा किस वर्ग के अंतर आता है। दोस्तों ये आता है मूर्धा के अंदर। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक का अध्ययनात्मक पक्ष है। पहला है पुस्तक का आकार प्रकार, मुख्य पृष्ठ, दिल, जिल्द या प्रस्तावना। दोस्तों प्रस्तावना इसका अध्ययनात्मक पक्ष है। अगला प्रश्न है, वैचारिक सामग्री है। पहला प्रश्न है संरचना, मूल विषय वस्तु, शब्दावली, व्याकरणिक। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मूल विषय वस्तु। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य साधन है। दोस्तों श्रव्य माने सुनना, दृश्य माने देखना। चलचित्र, चित्र, चित्र विस्तारक, रेखा चित्र। दोस्तों चलचित्र का होता है वीडियो, और आपने देख ही लिया होगा वीडियो सुनने में भी आती है और देखने में भी। अगला प्रश्न है, नाटक का संबंध किस ज्ञानेंद्रियों से है। मुंह से, कान से, कान व मुंह से, आँख से या आँख से। दोस्तों नाटक को हम देखते और सुनते हैं। अगला प्रश्न है, सत्र की समाप्ति पर प्रयुक्त मूल्यांकन है। दोस्तों नियोजनात्मक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन,
संकलनात्मक मूल्यांकन। दोस्तों संकलनात्मक मूल्यांकन सत्र के लास्ट में होता है। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं है। शिक्षक निर्मित सामग्री, शिक्षक के लक्ष्य, पाठ्य वस्तु के प्रकरण, प्रश्नों के प्रकार। दोस्तों शिक्षक ने जो निर्मित सामग्री होती है वो ब्लूप्रिंट ढांचा तैयार करने में उपयोगी नहीं होती। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण है। दोस्तों ये देख लीजिए, सेम प्रश्न रिपीट हुआ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अध्ययन संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए शिक्षण किया जाना। अगला प्रश्न है, दोस्तों गद्यांश नहीं पढ़ेंगे, वो है, शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। निर्माण, निर्विरोध, निरीक्षक, निरंकुश। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन बी है, निर्विरोध। अगला प्रश्न है, इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है। पहला है दोस्तों दानव से दानवता, दूसरा है सर्व से सर्वस्व, चतुर से चतुराई, गाना से गान। दोस्तों दानव संज्ञा है और दानवता भाववाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है, मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है। मूल से मिलाकर बनाया हुआ। दोस्तों मूल जो किसी की नकल ना हो, मूल में विश्वास रखना, मूल की स्थापना। दोस्तों मौलिक का मतलब होता है जो मूल शब्द हो, जो किसी की नकल ना हो। अगला प्रश्न है, इनमें से आकाश का सही पर्याय है यानी पर्यायवाची शब्द। पहला है सर, वासव, व्योम, उत्पल। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, व्योम। व्योम होता है आकाश का पर्यायवाची। दोस्तों उत्पल होता है कमल का पर्यायवाची। उसके बाद बचा वासव। वासव होता है दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची और सर होता है शरीर का। अगला प्रश्न है, आस पास शब्द में कौन सा समास है। दोस्तों द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, द्वंद्व समास। दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था कि डंडा यानी लड़ाई। अगला प्रश्न है, दोस्तों गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। अनर्थकारी शब्द का क्या अभिप्राय है। विपरीत अर्थ करने वाला, दूसरा है अमौद्रिक अर्थ वाला, तीसरा है विशिष्ट अर्थ करने वाला या अनिष्ट करने वाला। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अनिष्ट करने वाला। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। दोस्तों ये सभी प्रश्न गद्यांश पर आधारित हैं। पहला है शिक्षा, अच्छी, बहस, अभिमान। दोस्तों अभिमान पुल्लिंग में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म सही है। दोस्तों एक वचन का बहुवचन कौन सा सही है ये बताना है। गौ का गौएं होता है, ग्रह का ग्रहे होता है, स्कूल का स्कूले होता है या अनेक का अनेकों होता है। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन ए है, गौ का गौएं ये बहुवचन होता है। दोस्तों अनेक का अनेकों नहीं होता क्योंकि अनेक पहले से ही बहुवचन है। अगला प्रश्न है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा वाक्य में कौन सा काल है। पहला है सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। दोस्तों इसमें संभावना हो रही है कि शिक्षक पढ़ा रहा होगा और ये भविष्य काल है। अगला प्रश्न है, प्रणाली शब्द का सही। दोस्तों यहाँ गलत टाइपिंग है, अर्थ नहीं होगा। पहला है परंपरा, राय, पद्धति, विधान। दोस्तों इसका सही जवाब राय होगा। राय प्रणाली का अर्थ नहीं होता, परंपरा होता है, पद्धति होता है और विधान भी। अगला प्रश्न है, दोस्तों 2021 के प्रश्न हैं। पहला है, व्याकरण शिक्षण प्रणाली में किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। निगमन प्रणाली को, अव्याकृति प्रणाली को, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को, आगमन प्रणाली को। दोस्तों पाठ्य पुस्तक प्रणाली को सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, नवीन शिक्षण पद्धतियों में प्रोजेक्ट पद्धति के व्यापक प्रयोग का श्रेय किसको है। पहला है ड्यूबी और किलपैट्रिक को, स्टीवेंस और रिचर्ड्स को, कुमारी हेलेन और
पार्कहर्स्ट को या कार्लटन बॉशर्न को? दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जॉन डीवी और किलपैट्रिक को प्रोजेक्ट विधि का श्रेय दिया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को बालक की रुचि का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जब बालक की रुचि पढ़ने की ओर नहीं हो तो उसे नहीं पढ़ाना चाहिए, इससे उसके विचारों में बाधा पहुंचती है। पाठ पढ़ाने से पूर्व उन्हें पाठ में बालकों की रुचि पैदा करनी चाहिए। उपयुक्त कथन भाषाई कौशल में किसका है? स्टीवेंस का, कार्लटन का, हर्बर्ट का, ड्यूबी का? दोस्तों ये है हर्बर्ट का। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तकों के उद्देश्य के अंतर्गत पाठ्य पुस्तकें शिक्षक या बालक के लिए हैं। पहला है, साध्य नहीं वरन साधन है। पुस्तकें शिक्षक व शिक्षार्थी के लिए साध्य हैं। अध्यापन हेतु साध्य एवं साधन हैं। साधन कम साध्य ज़्यादा हैं। दोस्तों ये ए ऑप्शन इसका सही जवाब है, साध्य नहीं बल्कि साधन है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण में उपयोगी श्रव्य दृश्य साधन हैं। दोस्तों ये प्रश्न हर बार पूछा जा रहा है। रेडियो, अभिनय, श्यामपट्ट, पोस्टर? दोस्तों ये खाली दृश्य साधन हैं। अभिनय यानी नाटक, ये श्रव्य दृश्य साधन हैं। अगला प्रश्न है, जिस समास में सामासिक पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह है। पहला है दोस्तों द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। दोस्तों द्विगु और द्वंद्व के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया। अब इसका सही जवाब इन दोनों में से एक होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कर्मधारय समास। दोस्तों उपमेय और उपमान हमेशा कर्म की बात करेंगे। आप इसको कैसे याद रख सकते हैं? दोस्तों मान उसका अच्छा होता है जिसके कर्म अच्छे हों। अगला प्रश्न है, डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थी। पहला वाक्य में रेखांकित शब्द में विशेषण है। दोस्तों पहला है प्रमाणवाचक, व्यक्तिवाचक, संकेतवाचक, गुणवाचक। दोस्तों यहाँ रेखांकित शब्द है यानी अदम्य साहस की धनी थी में इसका सही जवाब है, ये उनका गुण था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उद्धरण के लिए प्रयुक्त किया गया जाने वाला चिन्ह है। दोस्तों इसका जवाब ऑप्शन बी सही है। ये प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। दोस्तों ये अर्ध विराम है, अल्प विराम कोमा होता है, ये योजक चिन्ह है और ये पूर्ण विराम चिन्ह है। दोस्तों अगला प्रश्न है, उस शिक्षा शास्त्री का नाम बताइए जिन्होंने कहा था स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे पौधे के समान हैं। पहला है दोस्तों बॉसवर्न ने, ड्रेकाली ने, फ्रोवेल ने, मोंटेसरी ने। दोस्तों जिन्होंने खेल विधि दी थी फ्रोवेल ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा प्रवर्तित बेसिक शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। पहला है व्यक्तिगत भिन्नता पर बल देना, कक्षा के स्थान प्रयोगशाला में शिक्षा देना, मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना, खेल के माध्यम से शिक्षा देना। दोस्तों महात्मा गांधी हमारे देश के थे, इसीलिए उन्होंने मातृभाषा की बात की। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, दोस्तों गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। देश शब्द का पर्यायवाची है वासव, अटवी, सदन, राष्ट्र। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, राष्ट्र। वासव का पर्यायवाची हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। आपको हमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वासव का कौन सा पर्यायवाची होता है या वासव किसका पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, उत्तम का विलोम शब्द है। पहला है अगम, अधम, उच्च, अज्ञ। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तम का होता है अधम और अगम का होता है दोस्तों सुगम और उच्च का होता है दोस्तों निम्न और अज्ञ का होता है दोस्तों ज्ञ। अगला प्रश्न है, अपने हित के लिए किया गया कार्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। परोपकार, दूरदर्शी, स्वार्थ, अक्षम्य। दोस्तों स्वार्थी लोग स्वार्थ। अगला प्रश्न है,
विद्वेष शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों ये तो बच्चों वाला है। बी, वी, विद या व। दोस्तों विद उपसर्ग होता है, बी कोई उपसर्ग नहीं होता। अगला प्रश्न है, यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास। दोस्तों जब भी आपको यथा शब्द दिखाई दे, यथा जिस भी शब्द से पहले लगा हो, वहाँ हमेशा अव्ययीभाव समास होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बोलने की योग्यता है? शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख, आशु भाषण। दोस्तों बोलने की योग्यता मतलब आशु भाषण। आशु भाषण का मतलब होता है दोस्तों, आपको टॉपिक ना पता हो, तुरंत आपको किसी टॉपिक पर बोलना हो, यानी पहले से कोई टॉपिक ना पता हो। अगला प्रश्न है, रेडियो अधिगम सामग्री है। दोस्तों दृश्य अधिगम सामग्री, श्रव्य दृश्य अधिगम सामग्री, श्रव्य अधिगम सामग्री, उपरोक्त सभी। दोस्तों रेडियो सुनने के काम में आता है, यानी श्रव्य सामग्री है। अगला है, ध्वनि शब्द एवं वाक्य रचना का ज्ञान देना हिंदी शिक्षण का कौन सा उद्देश्य है? कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य, रसात्मक उद्देश्य या ज्ञानात्मक उद्देश्य। दोस्तों ये है ज्ञानात्मक उद्देश्य। अगला है, शिक्षक श्यामपट्ट कॉपी या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है और छात्रों को कहता है कि इन अक्षरों को देखकर उनसे नीचे स्वयं इसी प्रकार अक्षर बनाएं। यह विधि है दोस्तों पेस्टोलॉजी विधि, अनुकरण विधि, मोंटेसरी विधि, जे कोटॉट विधि। दोस्तों अनु का मतलब ही होता है देखना, ये है अनुकरण विधि। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पीय सही गलत, विषम का चुनाव, युगलीकरण एवं रिक्त स्थान की पूर्ति किस प्रकार के प्रश्नों के भेद हैं? लघु उत्तरीय प्रश्नों के, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इन सभी के। दोस्तों ये हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। निबंधात्मक अभिव्यक्ति के लिए सबसे अच्छे प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है, मुहावरे के प्रयोग से बने वाक्य का सही विकल्प चुनिए। दोस्तों सुरेश तो अकल मर गई। दोस्तों अकल पर पत्थर पड़ते हैं, बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा। तीसरा है, छोटे भाई खेत के स्वामित्व के लिए लाल पीले हो गए और चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक झुक गई। दोस्तों नाक नहीं झुकती और ना ही दम फूलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी लाल पीला होना। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में वाक्य के मनुष्य अंग होते हैं। दोस्तों 2, 5, 4, 3। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 2 अंग होते हैं। हमने आपको बताया था उद्देश्य और इसके होते हैं विधेय। दोस्तों अगला प्रश्न है, खुद श्री राम बैगन खाए औरों को परहेज बताए। लोकोक्ति का सही अर्थ है, पहला है, कहने से जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता। बैगन खाना, दोस्तों बैगन शब्द दे रखा है, यानी ये इसका सही जवाब नहीं होगा। उपाय वही अच्छा है जो कारगर हो, केवल दूसरों को सलाह देना लेकिन उसे व्यवहार में ना लाना। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, परोपकार में किस संधि का उपयोग हुआ है? दोस्तों वृद्धि संधि का, गुण संधि का, यण संधि का या अयादि संधि का। दोस्तों आज के बाद आप वृद्धि और गुण संधि कभी नहीं भूलोगे, ये हमारी गारंटी है। परोपकार के अंदर है गुण संधि। दोस्तों जब भी आपको शब्द के बीच में एक मात्रा दिखाई दे या दोनों में से किसी की भी हो, ए की या ओ की, तब होगा गुण संधि। और अगर बीच में 2 मात्रा दिखाई देती हैं तो होता है वृद्धि संधि। दोस्तों याद रख लीजिए, एक मात्रा गुण संधि, 2 मात्रा वृद्धि संधि, जैसे सदैव के अंदर। अगला प्रश्न है, मुझे विश्वास है कि उन्हें किसी अन्य बंदी से नहीं मिलने दिया जाता। उक्त वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य। दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था, अगर की से वाक्य जुड़ा है तो वो मिश्र वाक्य होता है और अगर और से वाक्य जुड़ा है तो संयुक्त वाक्य होता है। अगला प्रश्न है, इसका वैसे सही जवाब ऑप्शन बी होगा। दोस्तों आपका जीवन सुखमय हो अर्थ भेद के आधार पर
यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, इच्छावाचक, संकेतार्थक या आज्ञावाचक? दोस्तों ये है इच्छा कि आपका जीवन सुखमय हो, ये मेरी इच्छा है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, गद्यांश नहीं पढ़ेंगे। विद्वान का स्त्रीलिंग होगा महिषी, विदुषी, ज्ञानी, विदुषी। दोस्तों ये होता है विदुषी महिला। अगला प्रश्न है, एक वचन बहुवचन का सही युग्म है। पुरुष पुरुषों, पुस्तक पुस्तकें, साथी साथियाँ, स्त्री महिला। दोस्तों पुस्तक और पुस्तकों का बहुवचन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उद्धत शब्द का सही अर्थ है। अनुपम, व्याकुल, तैयार, परिश्रम। दोस्तों तैयार होता है उद्धत का। अगला प्रश्न है, बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्धत रहते हैं। वाक्य में काल है। दोस्तों उद्धत अभी आया था यानी तैयार रहते हैं, और यहाँ भी ये देख लीजिए तैयार रहते हैं। बड़े बड़े महात्मा सदैव लोगों की शंकाओं का समाधान करने के लिए तैयार रहते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल है, सामान्य भविष्यकाल है, संभाव्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल है। दोस्तों ये सामान्य वर्तमान काल है। अगला प्रश्न है दोस्तों ये प्रश्न है 2022 के। दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारी वीडियो को केवल अपने खास मित्रों को ही शेयर करना, फालतू के लोगों को शेयर करने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों पहला प्रश्न है 2022 का, किंडरगार्टन शिक्षण विधि के संबंध में सत्य कथन बताना है। यह एक अमनोवैज्ञानिक प्रणाली है। दूसरा है, यह उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी है। दोस्तों किंडरगार्टन होती है प्राथमिक के लिए, और ये मनोवैज्ञानिक प्रणाली होती है। तीसरा है, कुक महोदय ने इस विधि को निश्चित रूप प्रदान किया। दोस्तों कुक नहीं बल्कि मौर्य मॉन्टेसरी ने किया था। भाषा के व्याकरण एवं साहित्य की शिक्षा इस विधि से नहीं दी जा सकती। दोस्तों डी कथन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा निम्नलिखित में से किस माध्यम से दी जा सकती है? दोस्तों बेसिक शिक्षा मतलब प्राइमरी, केवल किताबी ज्ञान से। दोस्तों किताबी ज्ञान से नहीं दी जा सकती। सामाजिक पर्यावरण से, प्रतिसूचक लेखा चित्र से, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे अच्छी शिक्षा सामाजिक पर्यावरण से दी जा सकती है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की क्या सीमा है? दोस्तों इसमें विद्यार्थी को भाषा के तत्वों का ज्ञान प्रभावी रूप से करवाया जा सकता है। इसमें विद्यार्थियों को भाषाई कौशल में दक्ष किया जा सकता है। इसमें व्यक्तिक शिक्षण पर अधिक बल दिया जा सकता है, या यह शिक्षण प्रणाली अधिक विद्यार्थियों वाली बड़ी कक्षा में अध्यापन के लिए उपयोगी नहीं है। दोस्तों व्यक्तिगत अनुदेशन ये बड़ी कक्षा के लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि हमें प्रत्येक बच्चे पर ध्यान देना होता है व्यक्तिगत अनुदेशन में, और जब बच्चे अधिक होंगे तो हम प्रत्येक बच्चे पर ध्यान नहीं दे सकते, यानी इसका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा परिवीक्षित अध्ययन उपागम का सोपान नहीं है? पहला ऑप्शन है अध्ययन कार्य का आवंटन, दूसरा है अध्ययन हेतु निर्देशन, तीसरा है विद्यार्थियों द्वारा स्वाध्याय एवं शिक्षक द्वारा मार्गदर्शन, कलात्मक प्रयोजन। दोस्तों इसका जो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, कलात्मक प्रयोजन इसका उपागम नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम सरल तथा समान आकृतियों के वर्णों को लिखवाना प्रारंभ करवाएं। उल्लेखित बात किस स्तर के विद्यार्थी हेतु की गई है? पहला है प्राथमिक स्तर के, उच्च प्राथमिक स्तर के, माध्यमिक स्तर के या उच्च माध्यमिक स्तर के। दोस्तों ये बात प्राथमिक स्तर के लिए की गई है। अगला है भाषा कौशलों से अभिव्यक्त कौशल है। दोस्तों यहाँ देख लीजिए अभिव्यक्ति कौशल, लेखन नहीं बोल रहा है, अभिव्यक्ति बोल रहा है, यानी सुनना और बोलना, लिखना और पढ़ना, बोलना और लिखना, पढ़ना और बोलना। दोस्तों सुनने से व्यक्ति अपनी बात नहीं बोलता है, और यहाँ देख लीजिए पढ़ने से भी अपनी बात किसी को नहीं बोलता है, और यहाँ भी पढ़ना है। दोस्तों अपनी बात हम दूसरों से बोलकर और लिखकर बतलाते हैं।
अगला प्रश्न है, अनुलेख किस भाषा कौशल से संबंधित है? पहला है श्रवण, वाचन, लेखन, वादन। दोस्तों अनुलेख का मतलब होता है, अनु का मतलब होता है देखना और लेख का मतलब होता है देखकर लिखना। तो इसके अंदर लेखन का कौशल का विकास होगा। अगला प्रश्न है, लिंग्वाफोन यानी रिकॉर्डेड प्लेयर किस प्रकार की अधिगम सामग्री है? प्रक्षेपक सामग्री, दृश्य सामग्री, दृश्य श्रव्य सामग्री या श्रव्य सामग्री। दोस्तों ये है केवल सुनने वाली। रिकॉर्डेड प्लेयर में सुनते हैं, जैसे रेडियो तरह होता है उसी तरह से। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है, श्रव्य सामग्री। अगला प्रश्न है, भाषा प्रयोगशाला के अनुभाग में सम्मिलित नहीं है। पहला है परामर्श कक्ष, दूसरा है श्रवण कक्ष, तीसरा है नियंत्रण कक्ष, चौथा है विश्राम कक्ष। दोस्तों प्रयोगशाला के अंदर एक भी विश्राम कक्ष नहीं होता। दोस्तों विद्यालय में विश्राम कक्ष की कोई आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, सस्वर वाचन का गुण है अस्पष्ट उच्चारण। दोस्तों यहाँ थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। उचित ध्वनि निर्गम, अस्वाभाविकता। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, उचित ध्वनि निर्गम होता है सस्वर वाचन का। अगला प्रश्न है, मौखिक मूल्यांकन के संबंध में उपयुक्त कथन है। पहला है मौखिक मूल्यांकन में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा है मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। तीसरा है मौखिक मूल्यांकन में समूह निष्ठता अधिक होनी चाहिए। चौथा है मौखिक मूल्यांकन में विद्यार्थियों को आत्म अभिव्यक्ति के अवसर कम मिलने चाहिए। दोस्तों मौखिक मूल्यांकन का सबसे सही जवाब है ऑप्शन बी, मौखिक मूल्यांकनकर्ता निष्ठावान, सहनशील और विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। दोस्तों दीर्घकालिक प्रश्न बिल्कुल गलत चीज़ है और सामूहिक ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ एक बच्चे की बात हो रही है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उद्देश्यों की प्राप्ति की सीमा का निर्णय करने की प्रक्रिया है। मूल्यांकन की यह परिभाषा किसने दी? पहला है मायकेलिस्की, सीसीरोस्की, ब्लूम की, राइट स्टोन की। दोस्तों ये परिभाषा है मायकेलिस्की। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी की सीखने संबंधी कठिनाइयों को दूर करते हुए करवाए जाने वाला शिक्षण कहलाता है। दोस्तों कठिनाइयों को दूर करने वाला आप कितनी बार पढ़ चुके हैं, ये उपचारात्मक शिक्षण है। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दोष है। दोस्तों यहाँ मूल्यांकन का दोष बताना है। पहला है इसमें विद्यार्थियों का निरंतर मूल्यांकन होता है। दोस्तों ये दोष नहीं है, मूल्यांकन होना अच्छी बात है। दूसरा है विद्यार्थियों को अपनी कमियों का निरंतर ज्ञान होता रहता है। दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, ये इसका दोष नहीं है। इसमें अभिभावकों को विद्यार्थी की निरंतर प्रगति की जानकारी होती रहती है। यह प्रणाली कभी लागू की जा सकती है? दोस्तों तभी लागू की जा सकती है जब विद्यार्थी शिक्षक अनुपात कम हो। दोस्तों ये ही इसका दोष है, क्योंकि अगर विद्यार्थी ज़्यादा होंगे तो ये मूल्यांकन प्रणाली लागू नहीं की जा सकती, ये इसका दोष है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कितने पदों का प्रयोग किया जाता है? पहला है 2 पदों का, 3 पदों का, 4 पदों का या 1 पद का या 4 पद का। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, 4 पदों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों पहला है निर्देशात्मक, दूसरा है दोस्तों रूपरेखा तैयार करना, तीसरा है ब्लूप्रिंट बनाना और चौथा है परीक्षण के प्रश्न तैयार करना। ये 4 दोस्तों पद हैं। अगला प्रश्न है, दोस्तों हम पैराग्राफ नहीं पढ़ेंगे, हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इस बार हम आपको प्रूफ देंगे कि पैराग्राफ क्यों नहीं पढ़ना है। पहला प्रश्न है, सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है। पहला है दोस्तों सतधन एव, सदाधन एव, सदधन एव या सदाधन एव। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सदाधन एव। दोस्तों हमने आपको बताया था कि 2 मात्राएं होती हैं तो कौन सी संधि होती है,
यहाँ देख लीजिए दो मात्राएं दे रखी हैं, यानी इसके अंदर होगी वृद्धि संधि। दोस्तों सदैव शब्द के अंदर सही संधि विच्छेद पूछा है। पैराग्राफ में सदैव शब्द यहाँ दे रखा है। दोस्तों अब देख लीजिए इसके आसपास कहीं भी संधि के बारे में कोई चर्चा नहीं है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से विष शब्द का पर्यायवाची शब्द है। दोस्तों वसु है या अर्णव है, उरग है या गरल है। दोस्तों विष का जो पर्यायवाची है वो गरल होता है। दोस्तों विष शब्द यहाँ दे रखा है, ये देख लीजिए। इसके आसपास आपको गरल के बारे में कहीं जानकारी नहीं होगी, तो आप जब इसके अंदर गरल शब्द है ही नहीं तो दोस्तों आप देख लीजिए इसका सही जवाब गरल कैसे लगा सकते हैं। ये तो आपको पर्यायवाची पहले से पता होना चाहिए। अगला देख लीजिए, विरोधी शब्द का विलोम होगा। वाहक, अवरोधी, शत्रु, समर्थक। दोस्तों विरोधी का जो विलोम होता है वो होता है समर्थक। दोस्तों विरोधी शब्द देख लीजिए, विरोधी शब्द यहाँ दे रखा है। इसके आसपास कहीं भी या आगे पीछे कहीं पर भी समर्थक शब्द नहीं दे रखा। दोस्तों अगला प्रश्न देख लीजिए, गद्यांश में प्रयुक्त मनोदशा शब्द से आशय है। मन से दशा, मन पर दशा, मन की दशा, मन को दशा। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मन की दशा होता है मनोदशा का। दोस्तों मनोदशा भी दिखा देते हैं आपको, यहाँ दे रखा है। दोस्तों इसके आसपास कहीं नहीं दे रखा कि ये मन की दशा होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मनुष्य शब्द है अव्यय, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दोस्तों ये है जातिवाचक संज्ञा। मनुष्य के बारे में भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ देख लीजिए मनुष्य शब्द दे रखा है, यहाँ दे रखा है, बहुत जगह दे रखा है दोस्तों, पर आपको कहीं भी इसके पर्यायवाची या इसके बारे में नहीं दे रखा होगा कि ये कौन सा जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक। दोस्तों ये तो आपको पहले से पता होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि रीट के अंदर आपको गद्यांश को पढ़ने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो आप फालतू का समय बर्बाद करेंगे। इतनी देर में आप गद्यांश पढ़ेंगे, इतनी देर में 5 से 7 प्रश्न हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, अमूल्य का अर्थ है, पहला है जिसका कोई मूल्य ना हो, दूसरा है जिसका मूल्य बहुत कम हो, तीसरा है जिसका मूल्य लागत से अधिक हो, चौथा है जिसका मूल्य ना आंका जा सके। दोस्तों अगर ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन ना दे रखा होता, जिसका मूल्य ना आंका जा सके, तब इसका सही जवाब होता जिसका कोई मूल्य ना हो। लेकिन अगर ऑप्शन में डी दे रखा है तो आपको जिसका मूल्य आंका ना जा सके ये इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निधियां शब्द का एक वचन होगा। दोस्तों निधियां का एक वचन होता है निधि। अगला प्रश्न है, इन्हीं के कारण पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। वाक्य में कौन सा काल है। दोस्तों संभाव्य भविष्य काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध भूतकाल, वर्तमान काल या आसन्न भूत। दोस्तों ये सामान्य वर्तमान है। भाव शब्द है, पहला ऑप्शन है दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द है या उभयलिंग शब्द है। दोस्तों भाव एक पुल्लिंग शब्द होता है। भाव होता है दोस्तों, ना कि होती है। भाव होता है इसीलिए ये पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, अचेतन शब्द का उपयुक्त अर्थ है, पहला है निश्चित, एकत्र, अंचित या निर्जीव। दोस्तों अचेतन का होता है निर्जीव। अगला प्रश्न है, वाक्य के कितने अंग माने गए हैं। दोस्तों 4, 1, 2, 3। दोस्तों हम आपको कितनी बार बता चुके हैं कि वाक्य के कौन से अंग हैं। आपको बताना है इसका सही जवाब कि वाक्य के कौन कौन से अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य का प्रकार है, विधानार्थक वाक्य, कृतवाच्य वाक्य, संयुक्त वाक्य, भाववाच्य। दोस्तों रचना के आधार पर 3 होते हैं, इसका सही जवाब संयुक्त वाक्य है। अगला प्रश्न है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह कहलाता है, विवरण चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, लोप चिन्ह। दोस्तों दो को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह। अगला प्रश्न है,
ढाक के तीन पात लोकती का सही अर्थ है। पहला है सबसे अलग विचार रखना, दूसरा है समय अनुसार कार्य करना, तीसरा है सदा एक सी स्थिति बने रहना, चौथा है सीमातीत कल्पना करना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सदा एक सी स्थिति बने रहना। अगला प्रश्न है बहुत लज्जित होना के अर्थ में उपयुक्त मुहावरा है। घड़ों पानी भरना, टोपी उछालना, घोड़े बेचकर सोना, डंका बजाना। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, घड़ों पानी भरना। दोस्तों बाकी के जो मुहावरे दे रखे हैं आप इनका अर्थ हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों एक बात जान लीजिए, अगर आपको फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करना है तो आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपको किसी भी समय फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। दोस्तों एग्जाम तक हम आपको ऐसे ही प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। दोस्तों इसके लिए आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अगली वीडियो के लिए। अगली वीडियो के लिए दोस्तों बेल आइकन दबा देना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।